हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जेआईबी का जो हमारा सब्जेक्ट है आईई एंड आईएफएस के लेटेस्ट स्टाइल एमसीक्यूज 2 मार्क्स क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज। तो जल्दी से जो है क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हमारे पास यहाँ पे। द फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के टाइप्स के बारे में यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स दे रखी है। हमने बताना कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या है, पब्लिक लिस्टेड इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे यहाँ पे जो पब्लिकली लिस्टेड होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करे जाते हैं, ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। दूसरा, प्राइवेटली हेल्ड जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो ओपन होती है और ओपन फॉर ट्रेडिंग बाय रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तीसरा बोला जा रहा है कि यूनिट ऑफ प्राइवेटली हेल्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो जनरली ओन्ड बाय द लिमिटेड इन्वेस्टर ग्रुप, कि जनरली जो लिमिटेड इन्वेस्टर ग्रुप्स होते हैं, जैसे सोफिस्टिकेटेड ग्रुप्स होते हैं, बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, उनके लिए होता है ये। ठीक है, या फिर यहाँ पे बोला जा रहा है पब्लिक लिस्टेड इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है आर ओनली अवेलेबल टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज ही इनमें जो पब्लिकली लिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उनमें जो है वो फंड यहाँ पे लगा सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। तो अब हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे हमारे पास। पहला ऑप्शन है कि 1 और 2 आर करेक्ट है और 3 और 4 जो है वो इनकरेक्ट है। फिर बोला जा रहा है 2 and 4 आर करेक्ट है, 1 and 3 आर इनकरेक्ट है, या फिर 1 and 3 आर करेक्ट है, 2 and 4 इनकरेक्ट है, या फिर 1, 2 and 4 आर करेक्ट है, 3 इज इनकरेक्ट है। ठीक है, तो जल्दी से हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि द पब्लिकली लिस्टेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। यस, क्योंकि वो पब्लिकली लिस्टेड है तो वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगा। हम वहाँ पे उसके जो फंड्स हैं यहाँ पे ट्रेड करे जा रहे हैं, उसकी यूनिट्स यहाँ पे ट्रेड करी जा रही हैं। दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा था, तो ये यहाँ पे क्या है, करेक्ट है हमारी स्टेटमेंट। दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा था प्राइवेटली हेल्ड इन्वेस्टमेंट कांट बी ट्रेडेड पब्लिकली। सिंपल सी बात है यहाँ पे, जो वो प्राइवेटली हेल्ड है, ठीक है, तो वो ट्रेड क्यों करी जाएगी स्टॉक एक्सचेंज में। वो जो प्राइवेटली हेल्ड होते हैं वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेड नहीं होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा ये ऑप्शन यहाँ पे। फिर कहते हैं ऑनरशिप इज रिस्ट्रिक्टेड टू सिलेक्टेड इंडिविजुअल, तो जो यस, जो यहाँ पे हमारा यूनिट है प्राइवेटली हेल्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, वो सोफिस्टिकेटेड जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल, कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनको ही ये यूनिट्स दी जाती हैं, जैसे बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ठीक है, उनको ये यूनिट्स दी जाती हैं। तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए उनको। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगी, करेक्ट होगी ये स्टेटमेंट भी। अब फोर्थ स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि देयर आर नो लिमिटेड टू द गवर्नमेंट एजेंसीज ओनली। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज ही के लिए ही ये फंड जो है वो अवेलेबल होते हैं, ऐसा नहीं है। ये पब्लिकली भी ट्रेड करे जाते हैं, प्राइवेटली भी जो है वो ट्रेड करे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस एनालिसिस के बिहाफ पे आपको क्या लग रहा है, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है। यस, जल्दी से आंसर कर दीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। यस, ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट है। 1 and 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, 2 and 4 आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, राइट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है यहाँ पे। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे हमें, कि द बैंक इंटेंडेड टू इन्वेस्ट इन ए नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में अब बैंक जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है। कंपनी हैज ए फॉलोइंग डिटेल। अब बैंक जो है यहाँ पे फॉलोइंग डिटेल्स दे रखी है। पहला, पेड अप शेयर कैपिटल दे रखा है 1000 करोड़, टर्नओवर दे रखी है 3500 करोड़ की, ईबीआईटीडी दे रखा है 600 करोड़ का, डेट इक्विटी रेशियो दे रखी है 1.8। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट द बैंक कैन मेक, कहते मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बैंक कितनी मेक कर सकता है विदाउट रिक्वायरिंग प्रियोर आरबीआई अप्रूवल। अगर वो आरबीआई के अप्रूवल यहाँ पे पहले नहीं लेके चल रहा है तो वो यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उसमें वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है, जो कि परमिट करा गया है अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं हमें 100 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ एंड 200 करोड़। ठीक है,
तो हमें चाहिए क्या? पेड अप कैपिटल चाहिए। एंड अगर हमें यहाँ पे रिजर्व्स दे रखे होते तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते, तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेड अप कैपिटल दे रखी है। देखो सिंपल सी बात है, जो अगर सारी यहाँ पे किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट देखनी है ना, तो वो 30% का यहाँ पे सीलिंग रहती है। बट अगर ओनली ओनली इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना है, तो 10% इक्विटी की सीलिंग जो है वो यहाँ पे रहती है, कि बैंक जो है वो प्रियोर विदाउट प्रियोर अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई अगर नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो 10% की सीलिंग रहती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या रहेगा, 1000 करोड़ जो है यहाँ पे क्या है हमारी नेटवर्थ हो गई यहाँ पे, क्योंकि पेड अप कैपिटल जो है वो दे रखा है। अगर यहाँ पे रिजर्व्स वगैरह होते तो वो ऐड हो जाता। अब इसका 10% यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, अगर वो इक्विटी में ही यहाँ पे इन्वेस्ट करके चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 100 करोड़ की। राइट, तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पे 10 वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करे। अगर वो सारी बाकी के फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन वो सीलिंग क्या रहती? 30% रहती। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तब यहाँ पे 300 करोड़ जो है वो इन्वेस्टमेंट होती। बट अगर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 100 करोड़। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है यहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट आर परपेचुअल बॉन्ड्स? देखो नाम ही सजेस्ट करा परपेचुअल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स दे रखी है, हमें बताना है कि ये परपेचुअल बॉन्ड्स होता क्या है, और स्टेटमेंट कौन सी करेक्टली बता पा रही है परपेचुअल बॉन्ड्स के बारे में। The perpetual bonds आर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, इशूड बाय लिक्विडिटी पर्पस। ठीक है, लिक्विडिटी पर्पस के लिए इसको यूज करा जाता है या फिर इशू करा जाता है। परपेचुअल बॉन्ड्स हैव नो मैच्योरिटी डेट एंड पे इंटरेस्ट इंडेफिनाइटली। ठीक है, कि इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती रिडीम करने की। ठीक है, और जो इंटरेस्ट है इसमें इंडेफिनिटली मिलता रहता है जब तक बिजनेस चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है नेक्स्ट, परपेचुअल बॉन्ड्स आर गवर्नमेंट बॉन्ड विद फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट, कि ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं और ये फिक्स मैच्योरिटी डेट के साथ इशू करे जाते हैं। चौथा बोला जा रहा है परपेचुअल बॉन्ड्स आर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये इशूड बाय द कंपनीज। ठीक है, कंपनीज को इशू करते हैं, ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है कहा जा रहा है। बॉन्ड्स है तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रख के चलनी है। अब हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। कहता दे आर नॉट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज नहीं है। परपेचुअल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना, कंपनी हैज ए परपेचुअल फीचर होता है उसके पास, कि ऑनगोइंग हम मान के चलते हैं कि बिजनेस चलता रहेगा। वैसे परपेचुअल बॉन्ड्स भी क्या है, लाइफ टाइम के लिए जो चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि परपेचुअल बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट इंडेफिनेटली विदाउट अ मेच्योरिटी डेट। यस, इसकी मेच्योरिटी डेट नहीं होती है, और ये इंटरेस्ट जो है इंडेफिनेटली यहाँ पे पे करते जाते हैं। देखो इसमें क्या होता है ना, ये वो बॉन्ड्स होते हैं जब जिनको इशू किया जाता है, कोई मैच्योरिटी डेट के साथ इनको इशू नहीं किया जाता है। जब तक ये कंपनी चल रही है, ये इसमें इनको एज ए कूपन जो इंटरेस्ट दिया जा रहा था वो देते रहते हैं। ठीक है, बट जब तक यहाँ पे इशूअर रिडीम करना ना चाहे, तो इनको रिडीम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक फिक्स्ड इनकम जो है वो मिल जाती है। हर उसमें उनके लिए क्या है, सोर्स ऑफ फिक्स्ड इनकम है ये। ठीक है, तो इन्वेस्टर का भी बेनिफिट है, और यहाँ पे जो कंपनी है इश्यूर है उनका भी बेनिफिट है। ठीक है, देन हम बात करें गवर्नमेंट बॉन्ड टिपिकली हैव फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट्स। तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उनकी फिक्स मैच्योरिटी डेट होती है, बट ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स यहाँ पे नहीं है। ठीक है, देन हम बात करेंगे परपेचुअल बॉन्ड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट नॉट इक्विटी। जैसे हमने अभी बात करी कि डेट जो है, डेट बॉन्ड्स जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? यस, ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज परपेचुअल बॉन्ड जो है हैव नो मैच्योरिटी डेट एंड पे इंटरेस्ट इंडेफिनाइटली। ठीक है, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सनराइज सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी आर करेक्ट? अब पहले हमें पता होना चाहिए कि सनराइज सेक्टर होता क्या है। ठीक है, तो सनराइज सेक्टर क्या है? जैसे सनराइज कर रहा है तो ग्रोथ हो रही है। वैसे हम बात करेंगे यहाँ पे वो सेक्टर्स जो नए नए अभी आए हैं, वो इंडस्ट्रीज जो नई नई अभी आई हैं और वो अच्छे ग्रोथ के साथ आ रही हैं। इनोवेशन है उसमें, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करा जा रहा है। जैसे ईवी हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रहे हैं, नई इंडस्ट्री है ये। ठीक है, ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिख रही है इसमें। एंड यहाँ पे एआई से रिलेटेड, रोबोटिक्स से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी को रिलेटेड जो इंडस्ट्री आई है, ठीक है, ये भी क्या है, सनराइज इंडस्ट्री है, सनराइज सेक्टर है।
ठीक है? तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इनोवेशन बहुत ज़्यादा होती है, इनमें नई-नई चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, इनोवेशंस इसमें, ठीक है? तो ये होता है हमारा सनराइज़ सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब इसके रिगार्डिंग कौन-सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, वो हमें बताना है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? सनराइज़ सेक्टर आर मैच्योर इंडस्ट्रीज़ विथ स्टेबल ग्रोथ एंड लो इनोवेशन। ठीक है? बोल रहा है ये मैच्योर इंडस्ट्री होती है और स्टेबल ग्रोथ होती है और लो इनोवेशन इसमें होती है। दूसरा बोला जा रहा है सनराइज़ सेक्टर आर एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यू टू जॉब क्रिएशन एंड बिज़नेस ग्रोथ इन फ्यूचर। ठीक है? तीसरा बोला जा रहा है यहाँ पे ग्रीन एनर्जी, फिनटेक, फार्मास्यूटिकल आर एग्जांपल्स ऑफ सनराइज़ सेक्टर इन इंडिया। ठीक है? सनराइज़ सेक्टर आर कैरेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट एंड हाई पब्लिक अवेयरनेस। वो फैलाती है यहाँ पे, ठीक है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे। कहता है ऑप्शन है 1 एंड 3 आर करेक्ट है, 2 और 4 इनकरेक्ट है। 2 एंड 3 करेक्ट है, 1 एंड 4 इनकरेक्ट है। 1 एंड 4 करेक्ट है, 2 एंड 3 इनकरेक्ट है। या फिर 2, 3, 4 आर करेक्ट है और 1 जो है वो रॉन्ग है। जल्दी से हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कहता है ये मैच्योर नहीं होती हैं, जैसे हमने भी बात करी थी कि ये न्यू इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ग्रोथ है इनमें, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इनोवेशन के साथ आ रही हैं, तो ये क्या स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग होगी। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, येस यहाँ पे करेक्ट क्यों है ये स्टेटमेंट? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा था कि दे आर एक्सपेक्टेड टू क्रिएट जॉब एंड बूस्ट बिज़नेस ग्रोथ, क्योंकि नई इंडस्ट्री बनी है, तो ये जॉब क्रिएशन यहाँ पे कर रही है। इन फ्यूचर और ग्रोथ होने वाली है इसकी, तो और यहाँ पे जॉब क्रिएशन होगी, ठीक है? फिर यहाँ पे बोलेंगे येस द लिस्ट टेक्स्ट लिस्ट, जैसे ग्रीन एनर्जी है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करेंगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है? ये फिनटेक्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को लेके, फार्मास्यूटिकल्स को लेके, तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। यस, ईवी के साथ, एआई के साथ ये भी इसकी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे सनराइज सेक्टर की, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट है। फिर कहते हैं सनराइज सेक्टर आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट इनोवेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस सेक्टर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? यस, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है। यस, जल्दी से आंसर कर दीजिए। यस, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, राइट? होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूँ। चाहे सीआईबी है, चाहे जेआईबी है, चाहे प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल, स्टडी कंटेंट यहाँ पे चाहिए, तो बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, कहते हैं यहाँ पे जो है 30 ईयर्स से लास्ट 30 ईयर्स में मोर देन 10 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं, इस कोर्स का बेनिफिट यहाँ पे ले चुके हैं। अगर आप भी इस कोर्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए। आप अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को इस कोर्स के बारे में बता सकते हो, ठीक है? तो और जो है, जो 10 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है इस कोर्स की हेल्प से एग्ज़ाम को क्रैक करने में। अगर आप भी अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने की पॉसिबिलिटी को यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए। इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या? रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स रहेंगे, पीडीएफ क्वेश्चन बैंक्स रहेंगे, केस स्टडी वीडियोज़ जो हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएँगी, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस जो हैं वो आपको मिलेंगी। अगर आप लाइव क्लासेस यहाँ पे अटेंड करना चाह रहे हो, तो ये पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल कहाँ पे होने वाला है? ये कोर्स अवेलेबल होने वाला है www.ns2schoolofbanking.com पे, ठीक है? अब इसमें जो भी आपको कोर्स चाहिए, सीआईबी, जेआईबी, बैंक प्रमोशनल एग्जाम से रिलेटेड, उस कोर्स को आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। एक बार फिर से बता दूं कि लास्ट 30 ईयर्स में मोर देन 10 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स इस कोर्स का बेनिफिट ले चुके हैं। आप अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी इस कोर्स के बारे में बता सकते हैं, ठीक है? होप आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे? इफ द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, ठीक है, एनडीपी एट एमपी हमें दे रखा है, दैट इज 50,000 करोड़। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें दे रखे हैं 5,000 करोड़ के, और सब्सिडीज दे रखे हैं 2,000 करोड़ की। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखे हैं 10 करोड़ के, एंड यहाँ पे इम्पोर्ट्स हमें दे रखे हैं 15,000 करोड़ के। अब हमें बोला जा रहा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी कैलकुलेट करना है, ठीक है? हमें ऑप्शंस है यहाँ पे 47,000 करोड़, 45,000 करोड़, 43,000 करोड़ एंड 46,000 करोड़। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है? हमें दे रखा है एनडीपी एट एमपी दे रखा है, ठीक है? अब इसको कन्वर्ट किस में करना है? एफसी में कन्वर्ट करना है, फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना है, राइट?
तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, हम यहाँ पे क्या होता है कि एमपी को यहाँ पे अगर एफसी में कन्वर्ट करना है ना, तो यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं। तो अगर डायरेक्ट हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं, देन वेल एंड गुड। अगर नहीं दे रखे हैं, तो हम इसमें से क्या कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं, सब्सिडीज उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एनडीपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा सब्सिडीज। ठीक है, तो ये हमें गिवन है सारी चीजें, तो जल्दी से वैल्यूज पुट कर लेते हैं अब इस फॉर्मूला में। 50,000, राइट। अब इसमें से माइनस करना है हमें 5,000, प्लस कर देना है हमें सब्सिडीज, दैट इज 2,000। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 3,000 माइनस करें हम 50,000 में से, तो ये आ जाएगा 47,000 करोड़। ठीक है, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि 47,000 करोड़ जो है यहाँ पे आंसर हमारा रहने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या चीज देखी, यहाँ पे एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम यहाँ पे माइनस करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डी डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना होता है, तो हम यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो माइनस करते हैं। अगर यहाँ पे जी दे रखा होता, जीडीपी होता, उसको हमें एनडीपी में कन्वर्ट करना होता, तो यहाँ पे इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते। क्या माइनस कर देते, डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं अभी कि जैसे यहाँ पे सपोज एन डीपी है और उसे हमें कन्वर्ट करना है एनएनपी में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो माइनस कर देंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो माइनस कर दिया जाएगा। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि करना क्या था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सपोजर फॉर फैसिलिटीज एक्सटेंडेड बाय way of factoring services shall be reckoned on the dash for the factoring on with course basis and on the dash for factoring without recourse basis। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास क्या है, पहला है डेटर और असाइनर, दूसरा असाइनर और डेटर, तीसरा फैक्टर और बोरोर, चौथा है बोरोर और इम्पोर्ट फैक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पहले पता होना चाहिए फैक्टरिंग बिजनेस है क्या, यहाँ पे क्या है। सपोज यहाँ पे ए पर्सन है वो सेलर है, ठीक है, ए सेलर है, बी यहाँ पे बायर है, एंड यहाँ पे हम बोलेंगे सी जो है बैंक है। ठीक है, अब बैंक ने क्या करा, ए ने इससे पैसे लेने थे, उसके बदले में इसने इसे बिल दे रखा था। ठीक है, इसने क्या दे रखा था, बिल दे रखा था, इसने इससे पैसे लेने थे, ये था हमारे पास। ठीक है, अब इसके पास जो बिल आए, उसने क्या कर दिया, बैंक ने क्या बोला कि मैं आपके बिहाफ पे कलेक्ट कर लूंगा। तो बैंक ने जो है यहाँ पे बिल ले लिए इससे, ए से क्या कर लिए, बिल यहाँ पे ले लिए। अब देखो, अगर यहाँ पे विद रिकोर्स है, तो यहाँ पे अगर पेमेंट रिसीव नहीं होती है सी को, बैंक को, यहाँ पे अगर यहाँ पे जो ये पर्सन है जिसने पैसे देने थे, उससे पेमेंट रिसीव नहीं होती है, तो विद कोर्स में ए जो है रिस्पॉन्सिबल होगा, असाइनर जो है वो यहाँ पे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या ऑप्शन आने वाला है, असाइनर विद कोर्स। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या चीज बोली जा रही है, विदाउट कोर्स है, अगर विदाउट रिकोर्स है, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे अगर पेमेंट नहीं रिसीव हो रही है, तो सी जो है वो यहाँ पे क्या करेगा, उसको लॉस बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटर था, डेटर ये था। ठीक है, अब यहाँ पे डेटर को जो है वो लॉस बियर करना पड़ेगा। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है, कहता है रिवर्सेस the correct explorer treatment with recourse and without recourse factoring रिवर्स, इसका रिवर्स जो है वो होगा, जैसे हमने अभी बात करी ना, यहाँ पे असाइनर आएगा, यहाँ पे डेटर आएगा, तो ये इसलिए ये रॉन्ग है। ठीक है, ये करेक्ट लग रहा है हमें। बाकी देख लेते हैं, बाकी में क्या कहा गया, कहता है फैक्टर एंड बोरोर आर नॉट द करेक्ट एंटिटीज फॉर एक्सप्लोरर रिकॉग्निशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में असाइनर और डेटर ही जो है वो हम बोल सकते हैं एंटिटीज हैं, जिनको हम यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे। तो इम्पोर्ट फैक्टर भी यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल फैक्टरिंग में होता है, ना कि डोमेस्टिक में। तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हुआ है, यस, ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट है, असाइनर एंड डेटर। राइट, होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि विद कोर्स है अगर, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, अगर पेमेंट नहीं मिल रही है बाय यहाँ से बी से सी को, बैंक को, तो ये जो सेलर था वही रिस्पॉन्सिबल होगा, असाइनर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पे विदाउट रिकोर्स था, तो उस केस में बैंक जो है
वो प्रॉब्लम या उसके लिए वही लॉस जो है यहाँ पे बेयर करेगा, डेटर यहाँ पे लॉस बेयर करेगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अब यहाँ पे, कहता है एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो आईबीआरडी हमारा बैंक है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं, हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है द आईबीआरडी इज द लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक इन द वर्ल्ड। दूसरा बोला जा रहा है इट प्रोवाइड्स लोन एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्थी लो इनकम नेशंस को। तीसरा बोला जा रहा है कि द आईबीआरडी जो है रेज करते हैं मोस्ट ऑफ द फंडिंग फ्रॉम द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से फंड रेज करते हैं। चौथा यहाँ पे बोला जा रहा है कि आईबीआरडी जो है फोकस करता है एक्सक्लूसिवली ओनली ऑन प्रोवाइडिंग ग्रांट्स टू द पुअरेस्ट कंट्री, पुअरेस्ट कंट्रीज को यहाँ पे ग्रांट देने में ये फोकस करता है। ऑप्शंस है यहाँ पे 1 2 3 आर करेक्ट है, 4 इज इनकरेक्ट है, 1 एंड 4 आर करेक्ट है बट 2 एंड 3 आर रॉन्ग है। यहाँ पे 2 3 आर करेक्ट है बट 1 4 आर रॉन्ग है। यहाँ पे 1 3 4 आर करेक्ट है बट 2 इज रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार हम यहाँ पे। कहना यस, आईबीआरडी जो है, आईबीआरडी लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है इंडिया सॉरी वर्ल्ड का, तो ये यहाँ पे करेक्ट होगी स्टेटमेंट। दूसरी यहाँ पे बोला जा रहा है कि यस, जो आईबीआरडी होता है, देखो वर्ल्ड बैंक में 5 बैंक्स आते हैं, यहाँ पे 5 इसकी इंस्टीट्यूट्स होते हैं। उसमें से जो आईबीआरडी है वो उसका मेन काम क्या होता है कि मिडिल इनकम जो कंट्रीज हैं या फिर क्रेडिट वर्थी लो इनकम नेशंस हैं जो, उनकी गवर्नमेंट को यहाँ पे लोन प्रोवाइड करवाना। तो ये भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो रेज करता है मोस्ट ऑफ द फंडिंग फ्रॉम द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, तो ये भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे बोला जा रहा था कि पोरेस्ट कंट्री को ये ग्रांट्स प्रोवाइड करवाता है, तो ये इसका मेन फोकस ये नहीं होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड लोन गारंटी एंड रिस्क मैनेजमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करवाता है, बट आईडीए जो है यहाँ पे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की ही एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमने बात करी ना, इसमें 5 इंस्टीट्यूशन, ग्रुप ऑफ 5 बैंक का ये जो है वो रहता है इंस्टीट्यूशंस का। वर्ल्ड बैंक में 5 इंस्टीट्यूशंस आती हैं, उनमें से एक आईबीआरडी है। तो जो इसमें इंटरनेशनल हम बात करेंगे डेवलपमेंट एसोसिएशन है यहाँ पे, उसका काम होता है यहाँ पे पूरेस्ट कंट्री को ग्रांट्स प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगी, रॉन्ग होगी स्टेटमेंट। तो अब इसके भी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बता दीजिए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट बैठ रहा है यहाँ पे। यस, यस, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। 1 2 एंड 3 जो स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट है, 4 स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पे। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको दे दूं कि जो हमारे पास जेआईबी के सब्जेक्ट्स हैं, चारों सब्जेक्ट्स के अगर आप यहाँ पे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो, रियल टाइम प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको www.jibcibonline.com पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, जिससे आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का जो है वो आप देख पाओगे कि कैसे टाइम मैनेज करना है, कितने टाइम में कौन से क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं, कितने, एंड यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये जो है मॉक टेस्ट यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे www.jibcibonline.com पे आना पड़ेगा। होप आपको साथ के साथ क्वेश्चंस भी जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। तो जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास, इफ अ वेंचर capital fund accept 4.25 lakhs from an individual investor who is not an employee, director or NRI, does it comply with SEBI's minimum investment rule? तो ये हमें बताना है कि ये सेबी की मिनिमम इन्वेस्टमेंट रूल से कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि वेंचर कैपिटल फंड जो यहाँ पे एक्सेप्ट करा जा रहा है एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर से, ना ही वो एक एम्प्लॉय है, ना ही वो एक डायरेक्टर है, ना ही वो एक एनआरआई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है, ऑप्शन दे रखे हैं, यस बिकॉज द इन्वेस्टर इज अ डोमेस्टिक इंडिविजुअल, या फिर नो बिकॉज द अमाउंट इज बिलो 5 लाख, या फिर यहाँ पे यस बिकॉज एक्सपेक्टेशन अप्लाई टू ऑल इंडिविजुअल्स, या फिर नो बिकॉज सेबी रिक्वायर्स 10 लाख मिनिमम। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, कहता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड जो है सेबी के अकॉर्डिंग वो 5 लाख होनी चाहिए, बट यहाँ पे कितनी रिसीव हो रही है, 4.25। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे वो एक्सेप्शन है, चाहे वो एम्प्लॉई है, डायरेक्टर है, चाहे एनआरआई है, ठीक है, इन्वेस्टर्स इज नॉट, इज ए एक्सपेक्शन सॉरी एक्सेप्शन लिस्ट में। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो
4.25 लैक्स है, बट मिनिमम 5 लाख होनी चाहिए। तो यहाँ पे नोट कंप्लाइंट की कंप्लाइंट नहीं हो रहा है, तो कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, बट वो यहाँ पे 4.25 लाख हो रही है, तो दैट्स व्हाई ये कंप्लायंट नहीं है सेबी की मिनिमम इन्वेस्टमेंट रूल के अकॉर्डिंग, तो इसको यहाँ पे रिसीव नहीं करा जाएगा। राइट? होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इन अ फिक्स्ड प्राइस इश्यू, if the net offer to the public is 80 crore, what is the minimum amount that must be allocated to रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर? ठीक है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को यहाँ पे कितना एलोकेट करा जाएगा? देखो, यहाँ पे क्या होता है कि 50% ऑफ द नेट ऑफर टू द पब्लिक जो है, वो हमें यहाँ पे देना होता है, एलोकेट करना होता है आरआईआईस को। तो इसका 50% क्या हो जाएगा 80 का? यस, जल्दी से 80 का 50% कर लीजिए, दैट इज 40 करोड़। ठीक है, 40 करोड़ आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास वैल्यू। ठीक है, तो गिव मी अ सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 करोड़ जो है यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? यस, ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट है। तो हमें ये बताना चाहिए कि कितनी यहाँ पे सीलिंग है इसके लिए। कहते हैं व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट, तो वो हम 50% ऑफ द नेट ऑफर टू द पब्लिक जो है, उसका हम एलोकेट कर सकते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या वैल्यू बन रही है? 40 करोड़ की। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो यहाँ पे? आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखो, इन्फ्लेशन दो तरह की होती है, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है, एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? जिसमें डिमांड बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब सप्लाई जो है वो कम थी, उसको अब डिमांड को मीट करने के लिए प्राइसेस को राइज करा जा रहा है, ताकि ज़्यादा जो डिमांड और सप्लाई में गैप आ गया उसको रिड्यूस किया जा सके, वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गई। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है? अब यहाँ पे कॉस्ट बढ़ गई है, अगर प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ने की वजह से अब प्राइस को हाई करना पड़ रहा है, ठीक है, वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाती है। अब यहाँ पे हमें बताना है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। पहले यहाँ पे बोली जा रही है डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्यों होती है? इंक्रीज होने से, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से। दूसरा बोला जा रहा है इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल कैन लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि जितना पैसा लोगों के हाथ में होगा उतनी डिमांड बढ़ेगी और उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगी। फिर कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है अकर व्हेन एग्रीगेट सप्लाई एक्सीड एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे सप्लाई की बात करी जा रही है कि सप्लाई बढ़ गई है एग्रीगेट डिमांड से। दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है प्राइसेस राइज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज एंड एग्रीगेट सप्लाई डज नॉट फॉलो सूट, कि वो उसको फॉलो नहीं कर पा रही है, तब यहाँ पे ये चीज होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, हम हमारे पास क्या ऑप्शन है? पहला 1 2 आर जो है वो ट्रू है, 3 और 4 फॉल्स हैं, 1 2 4 आर ट्रू है एंड थर्ड इज फॉल्स है, जहाँ पे 1 3 आर ट्रू है एंड 2 और 4 फॉल्स है, जहाँ पे 1 3 एंड 4 आर ट्रू है एंड 1 इज फॉल्स है। एक्सप्लेनेशन देख लें एक बार। कहता फर्स्ट स्टेटमेंट जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड। यस, हम यही तो बात कर रहे थे कि एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो हो जाती है। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दूसरी बोली जा रही है इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी इन हैंड्स। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके पास इनकम आपकी बढ़ गई है, आपके पास आपके हाथों में पैसा ज्यादा है, तो आपकी डिमांड भी ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड जो है लोगों की बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो हो जाएगी। तो ये भी करेक्ट है यहाँ पे स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट बोला जाता है प्राइस राइज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस एंड एग्रीगेट सप्लाई डज नॉट फॉलो सूट। तो यहाँ पे क्या है कि ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये बोल रहा है यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई एक्सीड कर रही है। नहीं, जब एग्रीगेट डिमांड एक्सीड कर जाती है ना, सप्लाई हमारी उतनी ही थी, डिमांड ज्यादा हो गई, अब सप्लाई को और डिमांड को मैच करने के लिए प्राइस को राइज करा जा रहा है, तो तब ये इन्फ्लेशन होती है। तो ये रॉन्ग होगी यहाँ पे स्टेटमेंट। तो यहाँ पे तो ये चीज सही बोली जा रही थी कि यहाँ पे जो फोर्थ स्टेटमेंट है डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर व्हेन एग्रीगेट डिमांड जो एक्सीड कर जाती है एग्रीगेट सप्लाई को, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है नॉट द अदर वे अराउंड। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि एग्रीगेट सप्लाई डज नॉट फॉलो सूट, कि सप्लाई इसको फॉलो नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे बोलेंगे ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है।
तो इसके बेसिस पे अब कौन-सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट बैठ रहा है? ये जल्दी से आंसर कर दीजिए। यस, ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट है कि 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ओनली थर्ड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है यहाँ पे, राइट? तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पेंशन फंड मैनेजमेंट बाय बैंक? बैंक जो यहाँ पे पेंशन फंड्स मैनेज करती है उसके रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। पहली, बैंक में अंडरटेक पेंशन फंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंटली। दूसरा बोला जा रहा है कि बैंक मस्ट सेट अप ए ज्वाइंट वेंचर विद एन इंश्योरेंस कंपनी फॉर पेंशन फंड मैनेजमेंट। पेंशन फंड मैनेजमेंट के लिए इंश्योरेंस कंपनी के साथ वो ज्वाइंट वेंचर कर ले बैंक। तीसरा बोला जा रहा है बैंक्स में अंडरटेक पेंशन फंड मैनेजमेंट ओनली थ्रू अ सब्सिडरी, कि जो बैंक की सब्सिडरी कंपनीज हैं उनके थ्रू यहाँ पे पेंशन फंड मैनेज की जाए, या फिर बैंक में ऑफर पेंशन फंड मैनेजमेंट थ्रू देयर एग्जिस्टिंग ब्रांचेस, जो इसके एग्जिस्टिंग ब्रांचेस हैं उनके थ्रू वो ऑफर करें यहाँ पे पेंशन फंड मैनेजमेंट को। ठीक है, तो एक बार हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है यहाँ पे अ डिपार्टमेंट अंडरटेक्स इज एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड, कि डिपार्टमेंटल यहाँ पे मैनेज करेंगे फंड, पेंशन फंड मैनेजमेंट का, तो वो यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस इज नॉट अलाउड, कि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के साथ वो जॉइंट वेंचर करे पेंशन फंड मैनेजमेंट के लिए, तो ये भी रॉन्ग है यहाँ पे। कहता है ओनली सब्सिडरी आर परमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक अपनी सब्सिडरी कंपनीज के थ्रू जो है पेंशन फंड मैनेजमेंट करवा सकता है, तो ये करेक्ट लग रहा है यहाँ पे। The existing branch can't offer pension फंड मैनेजमेंट सर्विसेज, तो एग्जिस्टिंग ब्रांच नहीं ऑफर कर सकती है पेंशन फंड्स को, तो ये भी यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? यस, ऑप्शन सी, कि सब्सिडरी कंपनीज के थ्रू जो है यहाँ पे पेंशन फंड मैनेजमेंट करवाया जाता है बैंक्स के द्वारा। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारे पास? Which of the following statement about the recovery phase recovery phase in a business cycle is are true or false? ठीक है, पहला है aggregate demand increases leading to a rise in production। दूसरा है production expand and new investment become appealing। या फिर तीसरा inflation remains stagnate ड्यूरिंग द रिकवरी फेज। या फिर चौथा बोला जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट बिगिन टू फॉल एज प्रोडक्शन राइजेस। तो ये रिकवरी फेज के बारे में हमें बताना है, ये जो स्टेटमेंट्स बोली गई हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी जो है वो इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। ठीक है, रिकवरी फेज हमें पता है जब चीजें रिकवर होना शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि ये जो है ये बिजनेस साइकिल रहता है हमारा, ये होती है बूम कंडीशन। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा रिसेशन। ठीक है, ये होता है डिप्रेशन फेज, और ये हो जाता है रिकवरी फेज। ठीक है, तो रिकवरी फेज बूम में सब कुछ जो है वो हाई रहता है। ठीक है, हाई डिमांड रहेगी, हाई ग्रोथ रहेगी। फिर आता है यहाँ पे रिसेशन फेज आना शुरू होता है, जब धीरे धीरे सारी चीजें लो होना शुरू हो जाती है। डिप्रेशन फेज हो जाता है जब सारी चीजें यहाँ पे एकदम लो हो जाती हैं, इन्फ्लेशन भी इवन डिफ्लेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। फिर आता है रिकवरी फेज, जब धीरे धीरे चीजें फिर से नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं, तो उसी फेज के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। पहला है ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, दूसरा फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, तीसरा है यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, चौथा है ट्रू 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 एंड फॉल्स। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे हम। पहला कहता है एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज लीडिंग टू राइज इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द रिकवरी फेज। तो यस, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, लीडिंग टू राइज इन प्रोडक्शन भी यहाँ पे हो जाता है, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, प्रोडक्शन एक्सपैंड कर जाती है, न्यू इन्वेस्टमेंट बिकम अपीलिंग हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने बात करी ना, फिर से नॉर्मल चीजें होना शुरू हो जाती है, रिकवर होना शुरू हो जाती है, वही चीज यहाँ पे है कि प्रोडक्शन जो है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है, फिर से न्यू इन्वेस्टमेंट जो है वो अपीलिंग लगना शुरू हो जाती है, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट है। फिर कहते हैं इन्फ्लेशन राइज ड्यूरिंग द रिकवरी फेज एंड डिमांड इंक्रीजेज एज, तो यहाँ पे क्या है, रिमेन स्टेगनेंट नहीं रहती है इन्फ्लेशन भी। यहाँ जैसे डिमांड रेज करना शुरू हो गई है, डिमांड इंक्रीज होना शुरू हो गई है, तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सो दैट्स वाई ये यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है रिमेन स्टैगनेंट है इन्फ्लेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बिगिन टू फॉल, क्योंकि ये हमने डिप्रेशन फेज में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि देखो इतना इन्फ्लेशन बढ़ गई होती है, या फिर
डिमांड इतनी ज़्यादा गिर गई होती है कि अब उनको प्राइस भी लो करने होते हैं, कॉस्ट भी कम करनी होती है। तो कॉस्ट कम करने के चक्कर में वो लोगों को फायर करना शुरू कर देते हैं ताकि उतनी ही प्रोडक्शन करें जितनी डिमांड है, ठीक है? तो उस केस में यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है डिप्रेशन फेज़ पे। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट अब जो है वो फॉल होना शुरू हो जाती है क्योंकि प्रोडक्शन राइज़ होना शुरू हो जाती है। तो ये भी क्या है यहाँ पे राइट स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे कौन-सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है इसके अकॉर्डिंग? येस, जल्दी से आंसर कर दीजिए। यस, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स एंड फोर्थ जो है यहाँ पे ट्रू है। राइट? होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि रिकवरी फेज़ क्या है यहाँ पे। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।